जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज हमें नया चैप्टर एनसीईआरटी पढ़नी है। 8th क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब आपको पता होगा 6th क्लास की जियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, 7th क्लास की जियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। सब प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन है। आज हम 8th क्लास की जियोग्राफी शुरू करेंगे जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। कितना यूपीएससी में क्वेश्चन आता है आप पीवाईक्यू उठाकर देखें। अगर नहीं देख सकते तो रात को 10 बजे पीवाईक्यू रोज होता है और बढ़िया तरीके से होता है, हिंदी माध्यम में होता है, आप उसका लाभ उठाइए। इसके साथ साथ हिस्ट्री की 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीटेड, 7th क्लास की एनसीईआरटी कल से चालू हो जाएगी सुबह 8 बजे। मंथली करंट अफेयर्स आने वाला है हिंदी में, और वही बुक जो आपको बहुत पसंद है और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर लोग कहते हैं आते हैं। स्टेट पीएससी के भी आप लाभ उठा सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी तो वहाँ भी आवश्यकता पड़ती ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज संसाधन एवं विकास। मैं वही वादा करता हूँ जो कंप्लीट कर सकता हूँ। मैंने एनसीईआरटी का वादा किया, आप देख रहे हैं 6, 7 कंप्लीट, हिस्ट्री 6 कंप्लीट, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट है इसीलिए उसमें टाइम लगता है। यहाँ 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए क्योंकि यहाँ कम कंटेंट है। 8th 9th 10th से ज़्यादा कंटेंट होगा, तो अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हिस्ट्री में तो 6 में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री है, 7th में मिडिएवल हिस्ट्री है और 8th में मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसमें पूरा सा सिस्टम ऐसा है कि वहाँ तीनों बुक कंप्लीट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वहाँ टाइम लगता है। पीवाईक्यू बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, मंथली शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं वादा कर रहा हूँ तो इसका मतलब तभी वादा कर रहा हूँ जब मैं पूरा प्रिपेयर हूँ कि यस ये स्लॉट में मंथली करंट अफेयर्स को दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से आज चैप्टर हैं। आपने लाइक कमेंट नहीं किया हो तो कर दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाने में व्यस्त हो जाता हूँ तो इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो इसमें कितने चैप्टर हैं? संसाधन पहला चैप्टर है, दूसरा है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन। इसको हम पहले पढ़ भी आए हैं, हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा ये चैप्टर और जियोग्राफी में भी पढ़ा, तो इसका मतलब उसके आगे का यहाँ मामला दिया गया होगा। खनिज और शक्ति संसाधन, खनिज पे कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता है। सिर्फ आप करंट अफेयर्स पढ़ के खनिज जाएंगे तो वो नहीं होगा, पहले उसका पता हो। कुछ खनिज यहाँ से आप पढ़िए, कुछ खनिज फिर करंट वाले पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कृषि से कितने क्वेश्चन आते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। उद्योग से कितने क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। और मानव संसाधन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। आप उद्देशिका यानी प्रेम्बल रट के रखिए क्योंकि प्रेम्बल से क्वेश्चन सीधे आते हैं यूपीएससी में हर साल। चैप्टर 1 संसाधन यानी रिसोर्सेस। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। मेंस में भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट रहेगा तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। जो नए हैं उन्हें बता दूं, हाइलाइटर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप अपना नोट्स बना सकें। वही इम्पोर्टेंट है जो हाईलाइट किया जाएगा, बाकी आपके मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए पूरा पढ़ाई हो रही है। अपने घर अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। ये सब करते रहेंगे तो थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जल पीते हैं। आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का प्रयोग किया वे भी एक संसाधन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जितनी चीज़ें हमारे आसपास दिख रही हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं वह सब क्या है? संसाधन है, रिसोर्स है। और इसे रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है।
ऐसा नहीं है कि पेड़ बहुत ज़्यादा हैं कि कितना भी काटो। ऐसा नहीं है कि सोना निकल ही रहा है, निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, पेट्रोल डीजल निकालते रहो। एक लिमिट भर का ही है, वह लिमिट कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको वह चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे बनने में कई हज़ार वर्ष तक लगते हैं कुछ चीज़ों में। पेट्रोल डीजल तभी कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल की खपत ऐसी मत करिए कि एक दिन ये समाप्त हो जाए फिर हम परेशान हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अनलिमिटेड हैं, बाकी सभी चीज़ें 99% इससे भी ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यपुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। जो उपयोग योग्य है, यानी जिसे हम उपयोग कर सकते हैं, वही संसाधन है। ठीक है, जो उपयोग नहीं किया जा सकता वो संसाधन नहीं कहा जाएगा। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। जब उनका मूल्य होता है, यानी जो भी चीज़ आप देखें उसका मूल्य अवश्य होगा। पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, हालांकि कुछ मूल्य नहीं वाली भी चीज़ें हैं, जैसे हमें ऑक्सीजन मिल रही है, उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह संसाधन है, वह बहुमूल्य है, यानी इतना मूल्य है उसका कि हम उसका पे नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। उपयोगिता का मतलब क्या है? गर्मी चल रही है, आप गर्मी में क्या चीज़ पसंद करते हैं? जो चीज़ पसंद करते हैं वह इस समय महंगी होगी, और जब ये नहीं उपयोग वाली होगी तब सस्ती होगी। जैसे अगर हम बात करें तो अभी आप गर्म कपड़े लेने जाएं तो थोड़े से सस्ते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उसका यूज नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है। क्योंकि डिमांड नहीं है तो वो लोग कह रहे हैं स्टॉक से निकल जाए तभी बेहतर है। जैसे आप सब्जी लेने जाएं तो अगर किसी के पास सब बाद को बहुत कम सब्जी बचती है तो वह और सस्ती दे देता है, भैया 10 ही रुपये में ले जाओ, बस ले जाओ, कहाँ ले जाएंगे हम वापस घर। तो जब उसकी उपयोगिता कम होती है, जब उसका महत्व कम होता है, जब उसकी डिमांड कम होती है, तब क्या होता है? वह कम मूल्य में मिलती है। और जब किसी की डिमांड बढ़ती है तो वह मूल्यवान हो जाती है। जैसे सोने का डिमांड बढ़ रहा है, गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो वह क्या हो रही है? महंगा हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ जिसका डिमांड नहीं बढ़ रहा हो वह सस्ती हो जाती है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। महत्व, वही मूल्य उतना ही बढ़ेगा जितना उसका महत्व बढ़ेगा। अगर कोई एक्टर है, 2 एक्टर हैं मान लो, एक एक्टर है वो बहुत ज़्यादा इस समय पॉपुलर है, दूसरा है वो कम पॉपुलर, उसकी थोड़ी सी कम मूवीज चल रही हैं। तो अगर हमें अपनी इंस्टीट्यूट का प्रमोशन कराना है तो आप बताइए इसमें से कौन है जो ज़्यादा पैसे लेगा? तो एक्टर 1 है वह हमसे ज़्यादा पैसे की डिमांड करेगा, जबकि एक्टर 2 है वह कम पैसों में भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी डिमांड ज़्यादा है पहले वाले की। विराट कोहली को आप ले लो, विराट कोहली क्या उतना ही पे करते होंगे जितना अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव पे करते होंगे? नहीं, विराट कोहली ज़्यादा पैसे लेते होंगे, और सूर्य कुमार यादव, या आप रिंकू सिंह ले लो, या आप कुलदीप यादव ले लो, या आप गिल ले लो, या आप यशस्वी जायसवाल ले लो, ये सब लोग जितने भी हैं नए लड़के, वह कम डिमांड करते होंगे पैसों की। क्यों? क्योंकि उनका एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है, उनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वह भी एक संसाधन, मानव भी एक संसाधन है। ठीक है, मानव एक अलग तरीके का संसाधन है, क्योंकि वह मानव है जो सभी संसाधनों का उपयोग अपनी तरीके से कर सकता है। बाकी संसाधन अपने तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। मानव के पास वह बुद्धि है कि वह इन सभी संसाधनों का उपयोग अपने तरीके से करे, लेकिन मानव भी एक संसाधन ही है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। किन संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है? जैसे वायु मैंने बता दिया, अगर हम पानी घर में नल से पी रहे हैं तो उसका भी मूल्य नहीं है। ठीक है, हवा चल रही है उसका भी मूल्य नहीं है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है हमारे पास उसका भी मूल्य नहीं है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है।
मेरे सामने बहुत ही अच्छा पेड़ लगा, उसमें बहुत ही सुंदर पक्षी आकर बैठ गया, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो नहीं कह रहा भैया 10 रुपये का टिकट लो फिर देखो आप। लेकिन आप वही चिड़ियाघर में जाएंगे, जू में जाएंगे तो वहाँ उसी चीज़ के टिकट पड़ जाएंगे। तो कुछ चीज़ें मूल्यवान हैं, कुछ चीज़ें अमूल्य हैं, कुछ चीज़ें का मूल्य होता है, कुछ चीज़ों का मूल्य नहीं भी होता है। ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया। अगर आप व्रत हो रहा, उपवास हो, तब आप फल की खरीदी करिए तो आपको महंगे मिलेंगे। नॉर्मल डेज में वही फल सस्ते मिल जाएंगे। अभी बारिश होगी तो टमाटर खराब होने लगेंगे खेत में, तो टमाटर की प्राइस बढ़ जाएगी। अभी आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से टमाटर धीरे धीरे बढ़ रहा है प्राइस में, जबकि अभी पहले थोड़े दिन पहले देखेंगे आप टमाटर बहुत सस्ता था। ठीक है, टमाटर सस्ता क्यों था? क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी, गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, यानी टमाटर सड़ जाता। तो वो कहते थे बस निकालो, कैसे भी बिक जाए, कैसे भी बिक जाए, कैसे भी बिक जाए, भैया ले जाओ बस, क्योंकि दूसरे दिन वो पक जाएगा, ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, इतना गर्मी हो रही थी। तो तब सस्ता था माल, क्योंकि उनके पास सप्लाई बहुत थी, डिमांड कम थी। लोग कह रहे थे बस हटाओ वरना ये जीरो में हो जाएगा, ख़राब हो गया तो। अब क्या है, अब इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, और दूसरा बारिश के चक्कर में जो पेड़ खेत में लगे होते हैं, जो भी खेती कर रहे होंगे, जो भी किसान होंगे, जो भी गाँव से होंगे, उन्हें पता है टमाटर के छोटे छोटे पेड़ होते हैं, और अगर खेत में पानी भर गया, टमाटर ऐसे लगे होते हैं, और टमाटर जो भी पानी से टच होता है वो उस टमाटर की लाइफ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो टमाटर क्या होता है, ख़त्म हो जाएगा, तो डिमांड उतनी ही है लेकिन सप्लाई कम हो गई, तो वो मूल्यवान हो जाएगा। आप प्याज को ले लो, कभी प्याज 200 रुपये किलो भी बिकता है उसी एक साल में, और कभी वो 15 रुपये किलो भी बिकता है। तो वह भी क्या है, समय के अनुसार। जब प्याज ज़्यादा है तो यही लिखा हुआ है, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। मुझे चोट लग गई, मम्मी आई हल्दी और चूना लगा के बांध दिया, बढ़िया से पत्ता लगा के एक बड़ा सा, और हो गया ठीक, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन वहीं हम डॉक्टर के पास जाते, वह अपना एक ट्यूब निकालता, ट्यूब लगाता और पट्टी करता सफ़ेद रंग की, और वह रुपए ले लेता। तो ठीक हम इससे भी हो रहे हैं, ठीक हम उससे भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ का मूल्य है, कुछ का नहीं है। तो जो दादी के घरेलू नुस्खों की बात करें, वह पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब भी आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब उस ट्यूब की जो प्राइस है वह कुछ होगी, क्यों? क्योंकि आप देखोगे उसका पेटेंट है उस कंपनी के पास, वह प्रोडक्शन कर रही है, वो बना रही है, वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, वो किसी के द्वारा बेच रही है, तो उसको भी प्रॉफिट देना है, तभी उसका क्या है, मूल्य है। मैं जो बातें बता रहा हूँ वो आप दिमाग में भरते रहिए, क्योंकि यही सब मेंस में काम आएंगे आपको कहीं ना कहीं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि समय के साथ ही हमने कल हिस्ट्री की क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम कहाँ से कहाँ तक गए, कैसे हम पहले किस पर निर्भर थे, हम पहले प्रकृति पर निर्भर थे। पेड़ जो फल दे देता था वही फल हम खा लेते थे। ठीक है, इसकी जड़ें खा लेते थे पेड़ों की, या जानवरों को मार कर खाते थे। फिर हम हुए समझदार, अब हम प्रकृति को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हम कहते हैं पेड़ यहाँ नहीं होगा तो नहीं होगा, हम कहते हैं पेड़ यहाँ पर होगा तो यहाँ होगा, हम कहते हैं ये नीम वाला नहीं होगा, ये कैक्टस का होगा तो भाई कैक्टस का होगा, हम कहते हैं ये जानवर हिरन नहीं होगा यहाँ, हिरन यहाँ होगा, हम तुरंत उसे यहाँ से यहाँ भिजवा देते हैं। तो अब हम प्रकृति को अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है हमारे जीवन में, हो गई है अब तो, जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ हिरण था, यहाँ तक भेजने के लिए हमें पहले एक पिंजड़ा मिला, पिंजड़े में एक तरीके से उसको बंद किया, फिर वहाँ छोड़ा, ट्रांसपोर्ट है, वह भी प्रौद्योगिकी ही है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मैंने बताया मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि मानव ना होता तो सोना चांदी, हीरे मोती, ऑक्सीजन, पेड़, जानवर, पक्षी, इन सब का कोई मोल
नहीं होता, क्योंकि सारे मोल किसने दिए हैं? मनुष्य ने दिए कि ये देखो, ये ऑक्सीजन है, ये भर के अस्पताल में बिकेगी तो इतने रुपए में बिकेगी। ये कटहल है, कटहल का प्राइस ये होगा। तो ये सब किसने बताया? मनुष्य ने बताया। गोल्ड का प्राइस कौन बढ़ा रहा है? मनुष्य बढ़ा रहा है। तो मनुष्य ही सारे संसाधनों को इधर से उधर प्राइस बढ़ाना, कम करना, ये सब मनुष्य के हाथ में ही है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। पहले कम संसाधन थे, हम उनको बना बना के इसको इसमें मिक्स कर दो, इसको इसमें मिक्स कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, मार संसाधनों की होड़ मचा दिए हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आप जानते हैं, इंजन बना तो इंजन से कई चीज़ें बन गई। सड़क को क्या कहते हैं, ट्रक बन गई, बस बन गई, एरोप्लेन बन गया, शिप बन गई। एक चीज़ से कई चीज़ें बन जाती हैं। बैटरी से इतनी सब चीज़ें बन गई, मोबाइल, लैपटॉप, कार। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो कुछ चीज़ें पहले संसाधन नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उन्हें भी संसाधन बना दिया। तो ये लड़की अपनी माँ से कह रही है इसीलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। तो उसकी माँ क्या बोलती है? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, क्योंकि व्यक्ति वह संसाधन है जो पूरे विश्व का एक क्षण में विनाश कर सकता है, और मनुष्य एक क्षण में दुनिया को एक नई दिशा दिखा सकता है। मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। टेक्नोलॉजी क्या है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। संसाधनों के प्रकार जान लेते हैं। तो 3 प्रकार होंगे सामान्यतः। एक मानव संसाधन अपने आप में संसाधन है। दूसरा, प्रकृति ने कुछ संसाधन बनाए हैं, जैसे पेड़ है, प्रकृति ने बनाया था। जंगल थे अमेजन के, प्रकृति ने बनाए थे। ऑक्सीजन है, प्रकृति ने बनाया है। सनलाइट है, प्रकृति दे रही है। दूसरा है मानव निर्मित। जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं वह संसाधन है, लेकिन मानव निर्मित है। जिस पेन का आप यूज कर रहे हैं मानव निर्मित है। जो कागज आप यूज कर रहे हैं मानव निर्मित है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, यानी सीधे हमने वहाँ प्रकृति से ले लिया। ठीक है, जैसे पेड़ है, पेड़ को हम कहीं से अपने आप थोड़ी वो करते हैं, पेड़ तो प्रकृति देती है सीधे। हाँ, उसकी लकड़ी काट कर हम जरूर ले आते हैं, तभी यहाँ लिखा है अधिक संशोधन के बिना। हम बहुत ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, वह प्राकृतिक संसाधन है। जैसे वायु हो गया, जिसमें हम सांस लेते हैं। नदियाँ हो गई, झीलों का जल हो गया, मृदा यानी मिट्टी हो गई, खनिज हो गए, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। जैसे वायु के लिए हमें कुछ देना नहीं पड़ता, टैक्स वगैरह। अरे सुन ना ले, वरना इस पर भी टैक्स लग जाएगा। जोक द पार्ट। नदियों का हमें जल, जो अभी आप देखें संगम में इतने लोग नहाने गए, वहाँ किसी से रुपए नहीं लिए गए, वह प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। झील में हम कभी टूरिज्म में जाते हैं, बढ़िया सा झील में नहा के आते हैं, वाटरफॉल में नहा के आते हैं, तो उसका पैसा नहीं पड़ता। हाँ, प्राइवेट किसी के उसमें जाओगे तब तो देना पड़ेगा। मृदा, आप अभी मिट्टी में चलेंगे, उसका पैसा नहीं देना पड़ता। कुछ खनिज भी ऐसे होंगे जिसका पैसा नहीं देना पड़ेगा या बहुत कम देना पड़ेगा। बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका उपयोग करने के लिए हमें औजार भी चाहिए। जैसे यही लकड़ी काटना है तो औजार भी चाहिए, कुछ अगर मोटी लकड़ी काटना है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। देख लेते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं, जैसे सनलाइट, और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। हम कुछ भी कर लें, असीमित है ये, कुछ भी कर लें। सूर्य की लाइट कम नहीं हो सकती, ठीक है। सूर्य तो उतनी लाइट लाएगा, अर्थ को उठा के कहीं और नहीं ले जा पाएंगे, इतना हम कर भी नहीं सकते।
लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। वन हम खत्म कर रहे हैं, 4 दिन में लग तो नहीं जाएंगे, लगाने के लिए तो समय चाहिए। मृदा की ऊपरी परत खराब हो गई तो जैसे कहा जाता है, हमने कल ही हम लोगों ने पढ़ा था 6th-7th क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी में कि राजस्थान के जो मरुस्थल है वहाँ से मछलियों के कंकाल मिले हैं, वहाँ से पानी होने के सबूत मिले हैं। यानी वहाँ पहले पानी था, अब नहीं है। यानी उस जो ज़मीन उर्वर थी पहले, उसको हमने बर्बाद कर दिया। अब वहाँ रेगिस्तान को हटाकर फिर से वो उर्वर भूमि क्या हम अभी जल्दीबाजी में बना सकते हैं? अभी कहा जाए नहीं भाई वहाँ भी जल्दी से उर्वर बनाओ, वहाँ भी धान लगाना है हमें, नहीं बन पाएगी। नष्ट करने में कुछ क्षण लगते हैं, बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। इसी चैनल की बात कर लें, अगर मैं बना रहा हूँ तो इस चैनल को बनाने में कई साल लग जाएंगे। मैंने कब शुरू किया था, धीरे धीरे अब जाके मैं पूर्णतः इस पर आ गया हूँ। लेकिन इसको नष्ट करना हो तो मुझे 1 सेकंड लगेगा, मैं इसको डिलीट पे जाऊँगा, डिलीट करूँगा, जयराम जी को। आप समझ रहे हो? तो बनाने में बहुत समय लगता है, ख़त्म करने में एक क्षण की बात होती है। और हम इतना लापरवाही से इसका उपयोग कर रहे हैं। जल असीमित है लेकिन पीने योग्य जल सीमित है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। जल असीमित तो है लेकिन वह उस जगह पर नहीं है जहां हम चाहते हैं। वह समुद्र में है, वह महासागरों में है, जहाँ का जल लवणी है, खारा है, नमकीन है, जिसका हम उपयोग पीने में नहीं कर सकते। ठीक, तो कुछ चीज़ें असीमित होने के बावजूद भी मेरे लिए सीमित है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत और पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। नवीकरणीय में पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस आएंगी। पृथ्वी भी ऊपर की जो अर्थ की भूमि है, जो उर्वर भूमि है जिसमें धान, गेहूँ, गन्ना, सरसों, सोयाबीन सब लगाते हैं, ये परत अगर हट जाती है तो यही ज़मीन जो है वह क्या हो जाती है? अनउर्वर हो जाती है, मरुस्थल हो जाती है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। असमान का मतलब क्या है? चाइना है, चाइना इसलिए नहीं कूद रहा है कि उसके पास जनसंख्या है और वो सस्ता माल बना पा रहा है। चाइना इसलिए भी कूद रहा है क्योंकि कई ऐसी चीज़ें विश्व में महत्वपूर्ण हैं इस समय जो चाइना के पास बहुतायत मात्रा में है। अब चाइना की जगह है, भारत की जगह है। दोनों का ज़मीन आसमान का अंतर है जीडीपी में, एक्सपोर्ट में। उसमें कहीं ना कहीं कारण एक प्राकृतिक भी है। चाइना के पास जो रेयर अर्थ मेटल है हमारे पास नहीं है। आज अगर हमारे किसी एरिया से पता चले कि भाई कर्नाटक के एक ज़िले से बहुत बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल मिले हुए हैं, बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस मिली हुई है, आज हम देखते देखते कुछ ही वर्षों में चाइना को पछाड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है वह चीज़ हमारे पास नहीं है। हमारा बहुत सारा पैसा पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस में जाता है और आपको पता है इन चीज़ों के बिना जीवन संभव नहीं है इस समय, क्योंकि जीवन तो संभव है इनके बिना भी, लेकिन इस समय अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इनका महत्वपूर्ण उपयोग करना है। और पेट्रोल डीजल अगर महंगा होता है तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, या जो मशीनों से चीज़ें बनती हैं वह महंगी होंगी, और जब वह महंगी होगी तो हमारे यहाँ महंगाई आती है। यानी हमारे यहाँ महंगाई और मंदी हमारे यहाँ की वजह से ज़्यादा दूसरे लोगों पर डिपेंड है। जैसे ही पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ती है, अभी आप देख रहे हैं अमेरिका, इजराइल, ईरान जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की मांग उतनी ही है। लेकिन वहाँ जब समस्या होगी, ईरान भी बहुत सप्लाई करता है तेल, तो प्राइस बढ़ने की आशंका है।
और प्राइस बढ़ेंगे तो महंगाई आएगी, और हमारे देश में नहीं, सभी देशों में महंगाई आएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल का उपयोग सभी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमें थोड़ा सा पीछे खींचती रहती हैं, हमारे जो ग्रोथ इंजन में ब्रेक का काम करती हैं, थोड़ा सा फ्रिक्शन का काम करती हैं, घर्षण का काम करती हैं। अगर हमें लिथियम मिल जाए, हालांकि अब सोडियम बैटरी की भी बात हो रही है, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, अगर आप पिछले 6 महीने से करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो हम कराने वाले हैं, उसको आप पढ़िएगा। अब सोडियम बैटरी की भी बात हो रही है, तो लिथियम का थोड़ा सा डिक्रीज होगा प्रोडक्शन, यानी उसकी ज़रूरत कम होगी, तो वह सस्ती भी हो सकती है। लेकिन अभी सोडियम पे पूरा काम हो जाए, सोडियम हम बनाने लगे सोडियम बैटरी, तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि हम लिथियम पर पूरी तरीके से नहीं तो महत्वपूर्ण तरीके से चीन पर निर्भर है। चीन को बनाने में और इंडिया को इंडिया बनाने में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। आप देख रहे होंगे यूएई और सऊदी अरब, ये आपको देखेंगे कि दुबई इतना ज़्यादा टूरिज्म के लिए या शॉपिंग करने के लिए, जो देखो दुबई शॉपिंग करने जा रहा है, वो क्यों है? क्योंकि यूएई, सऊदी अरब, ये वो कंट्रीज हैं जिनके पास पेट्रोल डीजल और प्राकृतिक गैस की वजह से ही इन लोगों की जीवन चल रहा है। इनको पता है कि भाई वो भरा तो इतना ही है, अब इसमें से खाली हो रहा है धीरे 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 धीरे। अब ये खाली हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? हम एग्रीकल्चर तो नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसी ज़मीन नहीं है, तो हम कैसे अपनी जीडीपी को मेंटेन रखेंगे? हम कैसे एक देश की तरह सरवाइव कर पाएंगे? तो हमारे पास जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसी ऐसी बिल्डिंग बना दो, ऐसी ऐसी बिल्डिंग बना दो, लोग बिल्डिंग देखने आए, लोग शॉपिंग करने आए, लोग मॉल घूमने आए। समझ रहे हो आप? तो सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं, आप सोचना शुरू करिए। आप यूपीएससी में हैं तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वैसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। दुबई इसीलिए फेमस नहीं है कि दुबई दुबई में वो है, दुबई बनाया गया है फेमस, दुबई किया गया है फेमस। कई ऐसे भी प्रमोशन करने वाले लोग हैं जो बताते नहीं है कि हम प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, बल्कि वो प्रमोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े लोगों को बुलाना, बड़ी बड़ी मीटिंग्स वहाँ ऑर्गेनाइज करना, ये इसीलिए कि सब लोग आएँ, घूमें, शॉपिंग करें और हमारी जीडीपी बढ़े। क्योंकि कुछ दिन बाद ये पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? ठीक, मानव निर्मित संसाधन अब देख लेते हैं, मानव निर्मित कौन से हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे हमें लौह अयस्क नीचे से मिलता है, वह उस समय तक संसाधन नहीं होता जब तक हम उसे लोहा बनाना नहीं सीख सकते। जब हमने लोहा बनाना सीखा तब जाके वह लौह अयस्क जो धरती से मिला था वह महत्वपूर्ण हो गया जब हमने लोहा बनाया। फिर लोहा से क्या बनाया? पुल बनाया, सड़क में बनाया, मशीन बनाई, वाहन बनाया। तो ये जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से ये सब जाने जाते हैं। ये सब तब बन पाया जब हमारे पास प्रौद्योगिकी थी। तो प्रौद्योगिकी भी हमने बनाई, हमें प्राकृतिक नहीं मिली, हमने धीरे 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 इवॉल्व करते हुए चीज़ें बनाई। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ, राजू ने स्वीकृत की। संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है कि कितना उपलब्ध है। आओ कुछ करके सीखें, कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए, बताइए। ठीक है, आप सोचिएगा इस पर। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। ठीक है, अब आते हैं मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाती है। अब अगर हमारे पास शिक्षा ना होती तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होता आज तो मैं ये वीडियो बना नहीं रहा होता। इसका मतलब है मनुष्य का स्वस्थ होना और उसका ज्ञान वर्धन होना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास है। तभी लोग कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य है। हम लोग 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 16 घंटे कंटिन्यू पढ़ते हैं,
बिल्कुल नहीं पढ़ पाते होंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, 16 घंटे कोई नहीं पढ़ता है। हाँ, एक दिन पढ़ेगा तो दूसरे दिन कम पढ़ेगा। आप 10 घंटे एवरेज मानिए, कभी 12 हो गए तो कभी 8 हो गए, टेंशन मत लीजिए। एवरेज 10 घंटे की, हाँ 10 के आसपास मैं पढ़ूंगा, वो सही है, ठीक है। तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखो, वरना 2 दिन छुट्टी कर दी आपने स्वास्थ्य की वजह से, तो ये जो 14-14 घंटे 2-4 दिन पढ़े थे वो सब बराबर हो जाते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देख सकते हैं एक लैब में कोई काम कर रहा है, ठीक है। सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? जैसे आप जानते हैं पहले सीड बीज ऐसे आते थे, धान गेहूँ सबके, जो अलग तरीके के थे। उसमें हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सुधार करते हुए अब ऐसे बीज लाए हैं जो अलग तरीके के हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, पानी की कम खपत करें, ऐसे सीड की निर्माण होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान शिक्षा कौशल के कारण संभव हुआ, समाधान निकाल पाया, तो ये समाधान हो गया। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। कुछ लोग कहेंगे जितने भी मनुष्य हैं वह सब संसाधन है, कुछ लोग कहेंगे सिर्फ मनुष्य होना संसाधन नहीं है, मनुष्य का कुछ न कुछ काम करना, उसे कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना इस दुनिया में, वह संसाधन है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाती। सिंपल समझिए, आप एक लड़के को ऐसे या लड़की को जानती हैं जो दिन भर कुछ नहीं करता, 18 साल से ऊपर हो चुका है, उसका काम सिर्फ इतना है कि उसके पिताजी गरीब नहीं हैं, बहुत अमीर हैं। वह सुबह उठता है, बढ़िया खा पी के टीवी देखता है, फिर शाम को सो जाता है, फिर सुबह उठता है, खा पी के टीवी भी देखता है, शाम को टहलने जाता है, फिर सो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या संसाधन होगा? तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि आप पृथ्वी पर आए हैं, पृथ्वी को आगे बढ़ाने में मदद करो, आप अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करो। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, यहाँ पर ना तो छाया ही थी, ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? तो अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? तो सतत पोषणीय विकास ये क्या है? मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग क्वेश्चन आते ही रहते हैं। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। हम पानी बचा सकते हैं, हम लाइट बचा सकते हैं, हम वेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं, यानी पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ऐसी डिफिनीशंस आप नोट करते रहें, यही सीधे आप मेंस में लिख देंगे। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। इसकी भी डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, बाँस की डंडियों से लिफाफे, खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। हम समझदार होने के बाद भी एक झोला लेकर नहीं जाते और पॉलीथीन पे पॉलीथीन इकट्ठा करते रहते हैं, और हम कहते हैं हम यूपीएससी के छात्र हैं। क्या आपको लगता है आप यूपीएससी के छात्र हो सकते हैं? आपको सब कुछ दिख रहा है आंखों के सामने, तो दुनिया नहीं समझ सकती, लेकिन हम तो समझ सकते हैं। अगर यूपीएससी करने वाले 10 लाख लोग भी पॉलीथीन का उपयोग, हाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ उपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम आलू खरीदने जाते हैं, टमाटर खरीदने जाते हैं, आलू अलग झिल्ली में पॉलीथीन में, टमाटर अलग में, प्याज अलग में, लौकी अलग में, कद्दू अलग में, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा सामने से मना करिएगा। जब मैं कोई चीज़ लेने जाता हूँ, वो कहता है भैया झिल्ली में रख दें, दे दो। नहीं भाई,
हमें ऐसे दे दो, थोड़ी दूर तो ले जाना है। या कुछ किराना का सामान लेने गया तो मत लो पॉलीथीन। अगर आप जा सकते हो बिना पॉलीथीन के, या झोला लेकर जाओ, तो आप मना करना सीखो। आप मना करेंगे, बोलिए मत किसी से कि पॉलीथीन मत यूज करो। आप मना कर दो कि भैया ऐसा है, पॉलीथीन मत दो, हम तो थोड़ी दूर जाना है, ऐसे ही लिए जाएंगे। तो उसके अंदर भी थोड़ा सा आएगा कि यार देखो कितना सही इंसान है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन जब आप 50 बार कहोगे तो उसकी थोड़ा तो आएगा ना। वो भी 2 पॉलीथीन तो कम यूज करेगा, कुछ तो कम यूज करेगा। 10 लाख यूपीएससी के बंदे ही, बंदे बंदी दोनों, लड़के लड़कियां दोनों, थोड़ा सा पॉलीथीन यूज करना कम कर दें। लेकिन हम क्यों बैठे हैं? सरकार सरकार बंद करे, सरकार ठेका ले रखी है, सरकार कुछ करेगी ना क्या? सरकार की ही जिम्मेदारी थोड़ी होती है, हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम थोड़ा सा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये नहीं कि लड़ने लगे कि नहीं भाई पॉलीथीन तो ज़रूरी है, ये है वो है। कुछ जगह ज़रूरी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जहाँ 500 यूज हो रही है वहाँ हम 5 यूज करें तो कोई समस्या नहीं होने वाली। ज़्यादा की समस्या होती है, अगर हम लिमिट में कोई भी काम करें तो समस्या नहीं है। हम पेट्रोल डीजल लिमिट में चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम प्रॉब्लम क्या हो रही है, ज़्यादा जला रहे हैं। ठीक है, अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तभी समस्याएं हो रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि हम ज़्यादा कर रहे हैं। कम लिमिट में कोई दिक्कत नहीं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। जेस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। हम ही देखते हैं कि कितना हम लोग कागज़ व्यर्थ करते हैं। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। कमरे से चले जाते हैं, पंखा चलता रहता है, लाइट जलती रहती है। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा। फिर हम कहते हैं हम अकेले थोड़ी कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें पता है एक एक व्यक्ति से ही पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू, उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसमें कमेंट करके कहेंगे कि यस, मैं भी थोड़ा सा मदद करूंगा। दूसरों से लड़ना नहीं कि आप भी करो, आप भी करो, आप बस करो, दूसरे देख के खुद सीखेंगे। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। क्या हमारे कर्तव्य हैं कि उपयोगिता सतत पोषणीय हो, यानी कंटिन्यू चलती रहे। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद खत्म हो गया। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, यानी ऐसा नहीं है कि कोई जानवर खत्म ही हो गया, अब वो बचा ही नहीं। जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वो संरक्षित रहे, वो विविधता बनी रहे, हानि कम से कम हो। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत, ये भी आपको नोट करके रखना चाहिए मेंस के लिए। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। हम कुछ ना कुछ नित्य सीखते रहें, अपने में कुछ ना कुछ इवॉल्व करते रहें। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है, तो हम दूसरों को सिखाएंगे नहीं, बल्कि हम खुद करेंगे तो दूसरे देखेंगे, कुछ समय के बाद उन्हें भी शर्म आएगी, थोड़ा तो वह भी कार्य करेंगे। अब आप जानते हैं ये क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने से ही आपको समझ में आएगा ये चैप्टर कितने अच्छे से आपने पढ़ा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। आपके मेंस के लिए ये लाइंस आपको याद होनी चाहिए, चाहे एथिक्स हो, एसए हो, या कोई जीएस का पेपर हो। अब है चैप्टर 2, भूमि, मृदा, जल, वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिए होंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।